सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के विषय में मैं हिंदी में बोलूँगा तो आपके लिए कंफर्टेबल है ना, क्योंकि इसको यूट्यूब पर भी डालना है। आर्टिकल 21 का मैटर है और बच्चे पैदा कोई और करे और सुप्रीम कोर्ट उनके फंडामेंटल राइट बनाए और फंडामेंटल राइट बनाकर सरकार के ऊपर थोपे कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके साथ ये करें। वो अपने बच्चे कंट्रोल नहीं करेंगे, कहेंगे ये तो ऊपर वाले की देन है और हम ये जो फैमिली प्लानिंग के नियम होते हैं उनका पालन नहीं करेंगे। दैट इज वाई ऑल ऑफ एन डू नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश इन हिंदी। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का, पहले तो मैं एक केस का हवाला दे दूं जो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है फ्रॉड के विषय में। उसके साथ पीछे वाले जजमेंट को भी हम साथ में कोट करेंगे और वो जजमेंट अपने आप में बताएगा कि आखिर हमारे ऊपर लोड क्यों, मतलब टैक्स पेयर्स पर लोड क्यों, देश के ऊपर लोड क्यों। अगर कोई व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं है तो हम क्यों उसको अबलाइज करेंगे और सरकार क्यों जबरदस्ती उनके साथ वो करे। मुझे लगता है कि इस पर कुछ करेक्शन आना चाहिए, इस जजमेंट पर किसी प्रकार का एक एक क्लॉज लगना चाहिए या करेक्शन होना चाहिए या इसके साथ कुछ क्वालिफिकेशंस लगनी चाहिए। बिना क्वालिफिकेशन लगाए किसी का फंडामेंटल राइट बना देना और ये कह देना कि नहीं नहीं, राइट टू लिव, राइट टू शेल्टर, राइट टू हाउस एक फंडामेंटल राइट है। और वो फंडामेंटल राइट अगर आप बना देंगे आर्टिकल 21 का, तो आप समझ लीजिए कि हर वो व्यक्ति जो पंचर वाला 25 बच्चे पैदा करता है उनके लिए सरकार घर बनाती घूमेगी। इसलिए इसकी पूरी रीजनिंग समझनी चाहिए। और पहले मैं उस जजमेंट की बात करता हूं जो कल दो जजेस की बेंच ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किया। हुआ क्या, ये एक फ्रॉड है। बहुत बड़े लोग व्हाइट कॉलर क्राइम इसको कहते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम वाले इन कामों को करते हैं। हुआ क्या, हाँ एक बात और है कि ये जो जजमेंट है आर्टिकल 21 का और इसके साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, जिसके बारे में मैं फंडामेंटल राइट की बात करता हूँ। वो जजमेंट जुडिशल सर्विसेज के लिए और हायर जुडिशल सर्विसेज के लिए जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वो लेटेस्ट जजमेंट है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और आपके एग्जामिनेशन में पूरी पूछने की संभावनाएं भी हैं। जो लोग एओआर हम में से भी एग्जाम दे रहे हैं, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आर्टिकल 21 पे खूब सारे क्वेश्चंस वो एओआर के एग्जाम में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करने के एग्जाम में पूछता है। और एचजेएस में तो खूब पूछता है, मतलब एचजेएस तो कॉन्स्टिट्यूशन का अलग से पेपर होता है इसलिए बहुत सारा पूछता है। और जुडिशल सर्विसेज में भी ठीक ठाक पूछता है। बाकी लोग जो देश में, इसलिए इसको कह रहा हूं आपको कि ये देश को भी पता होना चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है और ये माना जाता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को कानून आना ही चाहिए, चाहे उसने लॉ पढ़ा हो ना पढ़ा हो। केवल आप चूंकि लॉयर हैं इसलिए आप स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, बाकी सबको जानना चाहिए लॉ, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसीलिए कानून के उल्लंघन करने पर हम जेल जरूर भेजते हैं और कोई एक्सक्यूज नहीं लेते कि हमको सब कानून नहीं मालूम था, मैं लॉ नहीं जानता था। हम ये मानकर चलते हैं कि आप कानून जानते थे। मामला ये आया कि बायर और जो बैंक है इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट, मतलब वो अजीब गरीब टाइप का एग्रीमेंट है। हालांकि वो व्यवस्था तो बहुत अच्छी है और सरकार ने, केंद्र सरकार ने मोदी जी के आने के बाद 2016 में एक कानून रियल एस्टेट एक्ट पास किया था। रियल एस्टेट एक्ट जिसमें रेरा बना था और ये कहा गया था कि रेरा में प्रोजेक्ट का शामिल होना ज़रूरी है और रेरा का अप्रूवल लेना ज़रूरी है ताकि होम बायर्स के साथ जो लोग अपनी गाड़ी कमाई और जीवन भर में एक घर बना पाते हैं। आप सोचिए कि हमारे यहाँ की व्यवस्था अब ऐसी हो चुकी है कि एक घर बनाने के लिए वो जीवन भर का कर्ज लेता है और कर्ज लेकर जब तक उसकी नौकरी खत्म होती है या जब वो काम कर रहा होता है, जीवन भर उसकी ईएमआई भरने में ही लगा देता है और उसके बाद वो रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद उसके जाने का नंबर आ जाता है और बच्चे फिर उसको उतना रिगार्ड नहीं देते उनको, क्योंकि वो उन्होंने ईएमआई नहीं भरी होती है। फिर वो आगे बड़ी अव्यवस्था फैलती है और बहुत सारे बच्चे उनको इस बात के लिए रिस्पेक्ट देते हैं कि पिता ने पूरी उम्र, माँ ने पूरी उम्र लगा दी सिर्फ एक घर बनाने में, इसलिए इस घर को हम मंदिर मानकर रहेंगे। यहां पर एक एक टाइप का एग्रीमेंट होता है सबवेंशन स्कीम। सबवेंशन स्कीम का मतलब होता है कि ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में बायर जो है वो गारंटी देता है, वो गारंटर होता है और आफ्टर ऑल ईएमआई उसने ही पे करनी, लेकिन बैंक उसके बिहाफ पर बिल्डर को फाइनेंस करता है।
यानी कि आपसे 5% से लेकर 20% तक जो घर खरीदता है उससे 5% से 20% तक का उसको पैसा देना होता है, और उस 5% से 20% के अलावा पूरा पैसा डिस्पर्स कर देता है वो बिल्डर को। बिल्डर इस बात का गारंटी देता है कि जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा और जब तक फाइनेंस नहीं, जब तक हम इनका पोजीशन नहीं देंगे, तब तक का जितना भी इंटरेस्ट है ईएमआई पे वो मैं दूंगा। अब आप समझ लीजिए, सपोज किसी ने 50 लाख रुपए का घर खरीदा, उसने 20% पेमेंट कर दिया, यानी कि 10% पेमेंट कर दिया, घर उसका हो गया। अब एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ बिल्डर के बीच में, बैंक के बीच में, और साथ में ये जो बायर है जो घर खरीद रहा है इनके बीच में। बैंक ने सीधा पैसा बिल्डर को दे दिया। बिल्डर ने कहा जब तक पोजीशन नहीं देंगे तब तक इस 40 लाख रुपया जो बचा, इस 40 लाख का इंटरेस्ट मैं पे करूंगा। बायर की तो बल्ले बल्ले है कि भैया सबवेंशन एग्रीमेंट हो गया है, हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि बिल्डर क्या करता है, पैसे तो इकट्ठे बैंक से ले लेता है, वो दूसरी योजनाओं में लगा देता है। बैंक का काम यह था कि वो स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करता और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस के हिसाब से पेमेंट करता, इकट्ठा नहीं देता। लेकिन बैंक के कर्मचारी उस पर रिपोर्ट लगा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये 40% कंस्ट्रक्शन हो गया, जबकि कंस्ट्रक्शन 10% हुआ। अब वो 40% कंस्ट्रक्शन, 60% कंस्ट्रक्शन, 80% कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 40 लाख रुपए का जो लोन हुआ था उसमें 30 से 35 लाख या कभी कभी पूरे 40 लाख उसने बिल्डर को दे दिया। बिल्डर के पास पैसा पहुंच गया, उसने क्या किया कि अपने आप को बढ़ाने के लिए एक और आगे चल के एक प्रॉपर्टी खरीद ली कि भाई इस पर बिल्डिंग बनाएंगे। उस प्रॉपर्टी पर भी सेम टाइप की स्कीम निकाली और वो स्कीम निकालकर उसको बेचना शुरू किया। इस स्पान के बीच में, इस टाइम के बीच में जो कंस्ट्रक्शन का उसका टाइम था कि वो कंस्ट्रक्शन कर देगा 2 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में, वो 3 साल का समय निकल गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि पैसा दूसरी जगह लगा, दूसरी जगह का प्रोजेक्ट बिक नहीं पाया और पैसा आ नहीं पाया। नतीजा निकला कि ये वाली जो बिल्डिंग वो बना रहा था वो डिले हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब 2-3 साल तक जो डिले हो गया उसका पेमेंट करना बिल्डर की जिम्मेदारी बनती थी कि बिल्डर उस पर पेमेंट करेगा और वो पेमेंट मतलब इंटरेस्ट पे करेगा। लेकिन टाइम पूरा होने के बाद बिल्डर अगर पेमेंट करना बंद कर देता है, क्योंकि बिल्डर ने तो 3 साल के लिए कहा था 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे, 3 साल का उसने इंटरेस्ट भी दे दिया था। 3 साल बाद उसने कहा कि अब हम इनको, बैंक से कहा कि अब हम उनको पोजीशन देने जा रहे हैं, बस हम बंद करते हैं। जबकि बिल्डिंग तो कंप्लीट हुई ही नहीं थी, केवल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। केवल स्ट्रक्चर खड़े करने का मतलब 40% काम हुआ, 60% काम तो अभी बाकी है। अब उस स्ट्रक्चर के आधार पर बैंक सेटिस्फाई हो गया और अब उसने नोटिस भेज दिया बायर को, खरीदने वाले को। खरीदने वाले से वो कहता है कि इसका इंटरेस्ट और मूल सब पे करिए। खरीदने वाला कहता है कि अभी तो हमारा प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमें पोजीशन ही नहीं मिला। अब चूंकि गारंटर ये था, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की खास बात यह है कि जो गारंटर है या जो श्योरिटी है, श्योरिटी और गारंटर, अब चूंकि 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 लोन तो बायर के नाम ही हुआ था, बिल्डर को दिया था, लोन तो बायर के नाम था, इसलिए बायर की जिम्मेदारी बनती है, श्योरिटी या गारंटर की साइमल्टेनियस जिम्मेदारी बनती है। यह बात कंफर्म है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि इनकी जिम्मेदारी साथ साथ बनती है। अब बायर जो है वो नोटिस, बायर को नोटिस आना शुरू हो जाता है, उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, उसकी सिविल भी डाउन होती है, यानी कि उसका रिकॉर्ड बैंक में डाउन होता है क्योंकि वो डिफॉल्टर हो गया। ऐसी पोजीशन में 1200 से ज्यादा लोग और अभी सुप्रीम कोर्ट आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आकर वो सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि साहब हमने तो ठग लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा तो उसको लगा यार बड़ा मामला है, 1200 लोग इकट्ठे आ गए, जबकि प्रॉपर्टी 1200 लोग तो वो होंगे जो जागरूक होकर चले आए। हकीकत यह है कि कई एक प्रोजेक्ट अटके हुए हैं तो हजारों लोग हैं। ऐसी पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बुलाया, सीबीआई से कहा जरा प्राइमरली इंक्वायरी करिए कि इसमें क्या है, भाई क्या क्या लोचा है। सीबीआई ने उस पर इंक्वायरी करनी शुरू करी और सीबीआई ने जो रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यानी कि प्रारंभिक जांच की जो इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को दी, वो इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुली रह गई।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई ने बताया केवल दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, ये तो बेंगलुरु में भी चल रहा है ऐसा, चेन्नई में भी ऐसा चल रहा है, मुंबई में भी ऐसा चल रहा है। सब जगह देश में जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कमर्शियल हब बन गए, उन सब जगह पर बिल्डर का यही हाल है। और ये बिल्डर और बैंक के कोल्यूशन से होता है। बैंक अगर अपनी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी निभाता तो शायद बिल्डर ऐसा ना कर पाता, बैंक की जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन बैंक और बिल्डर की मिलीभगत से पैसा डिस्पर्स हो जाता है, बिल्डर कहीं घाटे में चला जाता है या फिर बिल्डर दिवालिया घोषित हो जाता है। ऐसी किसी भी सरकमस्टांस अगर आता है तो जिम्मेदारी केवल बायर की है। ना मकान बना और ना पोजीशन मिला, ना कंप्लीशन हुआ, लेकिन 10 लाख उसने जो जमा किए थे 50 लाख में, वो 10 लाख भी चले गए और इधर 40 लाख प्लस इंटरेस्ट की उसके ऊपर लायबिलिटी भी बन गई। यानी कि 50 लाख और उसका इंटरेस्ट भी बायर पे करेगा और बिल्डिंग भी उसको नहीं मिलेगी, और लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए उसको देना ही पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बात आ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, सीबीआई को कल कहा कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा खेल। सीबीआई से कहा इसकी पूरी रिपोर्ट हमको चाहिए, और ये पूरी रिपोर्ट ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के लेकर देश में क्या क्या चल रहा है और क्यों ऐसा बता रहा है, ये सब चाहिए। अब इससे पहले कुछ जजमेंट आए, आम्रपाली का जजमेंट आया, जेपी इंफ्राटेक का जजमेंट आया, ये सब दिवालिया घोषित हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया, पहली प्राइमरी जिम्मेदारी तो ये बनती है कि हम जो बायर है उसको प्रोटेक्ट करें। और ऐसा चूंकि इस समय का माहौल ऐसा चल रहा है, ऐसे माहौल में वो बेचारा करे क्या। इसी प्रकार का 2019 में जजमेंट आया था, पाइनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस गोविंदन राघवन का। इसमें रेरा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई, बिल्डर के जो टर्म हैं वो वन साइडेड नहीं हो सकते। कभी बिल्डर कहता है नहीं नहीं आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि चूंकि बिल्डर की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए इस तरह का एक तरफा जजमेंट नहीं हो सकता। अब एक जजमेंट 2025 में आया, वो जजमेंट आया मानसी ब्रा लिबर्टी में, राइट टू हाउस, राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लिविंग कंडीशन, राइट तमाम तरह के फंडामेंटल राइट, ये राइट नहीं दे सकते। मैं समझता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया पीछे, जिसमें कल का, जिसमें उसने कहा कि नहीं नहीं भाई, होम बायर से प्रोटेक्ट करना, होम बायर को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी, मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। कॉमर्शियल एक्टिविटीज में जो बिल्डर गलत कर रहा है, बैंक गलत कर रहा है, इनको सबको सजा होनी चाहिए। वो बैंक का जो डिस्पर्स कर रहा है अमाउंट, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो चश्मा लगाकर देखे कि वाकई में जिसको उसने लोन दिया है उसका प्रोटेक्शन है। लोन किसको दिया था? लोन तो बायर को दिया था, जो खरीदने वाला था। तो क्या उसका प्रोटेक्शन यहां पर हो रहा है? अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है, बिल्डर के साथ कोल्यूशन करके, बिल्डर के साथ मिलकर ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये बैंक के जो कर्मचारी हैं, सबसे पहले उनकी नौकरी खाना, उसके अलावा उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसकी रिकवरी करना। बिल्डर का जो हल करना है वो तो कोर्ट करेगा ही, लेकिन चूंकि सारा दारोमदार बैंक पर था, बैंक ने बिना वेरिफिकेशन के उसको पैसा ट्रांसफर कर दिया था। ये तो दुनिया की सबसे बड़ा गंदा काम जिसको लोन दिया है उसके खिलाफ हुआ। मैं समझता हूं ऐसी पोजीशन में व्यक्ति को लोन भरने की बजाय ये बैंक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा इस सारे इंटरेस्ट और लोन अमाउंट का, क्योंकि बैंक का फॉल्ट था। हम सरकार पर जिम्मेदारी, यानी कि बैंक की जिम्मेदारी पर हम थे, इसलिए ये बैंक की जिम्मेदारी बनाते हुए इसमें बैंक पूरा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब हम वैकेरियस लायबिलिटी की बात करते हैं, तो वैकेरियस लायबिलिटी राज्य की बननी चाहिए। राज्य की वैकेरियस लायबिलिटी का मतलब ये बनता है, राज्य की मतलब बैंक की वैकेरियस लायबिलिटी बननी चाहिए और बैंक ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तब इसका कोई सोल्यूशन निकल कर आएगा। अदरवाइज जजमेंट होते रहेंगे, बिल्डर तो इंसॉल्वेंट होकर चला जाएगा, विदेशों में अपना इन्वेस्टमेंट कर लेगा, बिल्डर यहां से भाग जाएगा, करोड़ों डॉलर लेकर यहां से भागेगा, बाद में बिल्डिंग छोड़कर चला जाएगा। आप गिराते रहिए, जैसे ट्विन टावर आपने गिरा दिए। बाकी जिम्मेदारी तो बैंक की होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।